तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 के प्रिंसिपल कह रहे हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब मास्टर शैल बी लाइबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट। एक मास्टर लाइबल होगा किन एक्ट्स के लिए? फ्रॉडुलेंट एक्ट के लिए। किसके फ्रॉडुलेंट एक्ट के लिए? उसके सर्वेंट के, जो कि कब किए गए हो? जो कि उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किए गए हो। कब किए गए हो? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किए गए हो। हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस इस चीज पर डिस्कस कर चुके हैं और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इस बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन कर रखा है। अगर आप सभी लेक्चर्स को ठीक से फॉलो करते हैं, सभी लेक्चर्स को आप ढंग से देखते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, तो आपको समझ में ये चीज़ तो आ गई होगी कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ, और इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कि क्या वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था कि नहीं था। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन हमसे पूछता है, लेकिन आई होप कि आपको कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट तो क्लियर होगा। ठीक है, मैं ये मान के चलूंगा कि जी हाँ, बिल्कुल आपको कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, सेकेंड प्रिंसिपल बोल रहा है वेदर एन एक्ट इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज टू बी जज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द केस। ठीक है, अगर कोई एक्ट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें उस पर्टिकुलर एक्ट के कंटेक्स्ट में जज करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझ गए कि मान लीजिए जो भी फैक्ट हमें दिए हुए हैं सामने, उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज जज करनी पड़ेगी कि वो पर्टिकुलर चीज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, जो भी कैसा एक्ट, फ्रॉडुलेंट एक्ट, ठीक है, फ्रॉडुलेंट हो या नेग्लिजेंट हो। ठीक है, यहां पे हमारे साथ किस बारे में बात हो रही है? यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉडुलेंट एक्ट के बारे में बात हो रही है। तो हम फ्रॉडुलेंट एक्ट को कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो हम क्या मानेंगे कि अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट के बारे में बात हो रही है तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे। क्या कंसीडर करके चलेंगे बच्चों? हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि हमें उन फैक्ट्स के उस पर्टिकुलर केस के कंटेक्स्ट में देखना है कि भाई वो पर्टिकुलर इंसान जो सर्वेंट है वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था या नहीं। और ऐसा हम क्यों देखते हैं? क्योंकि जो मास्टर होता है ना, वो सिर्फ उस सर्वेंट के उन्हीं कामों के लिए लायबल होता है जो उसने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किए होते हैं। ठीक है, अगर वो आउटसाइड दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फिर उसके लिए मास्टर लायबल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर ने उसको अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, मास्टर ने और किसी चीज के लिए तो रखा नहीं है उसे। तो मास्टर उन्हीं चीजों के लिए लायबल होगा जब वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किसका काम कर रहा था? मास्टर का काम कर रहा था। और वो करते हुए अगर वो कुछ गलती करता है तो बिल्कुल मास्टर लायबल होगा। पर अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और उस टाइम पे उससे कोई गलती होती तो उसके लिए मास्टर लायबल क्यों होगा? उसके लिए मास्टर लायबल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो हमारा पहला जो कंसेप्ट है, पहला जो प्रिंसिपल है, वो क्या कह रहा है कि भाई मास्टर लायबल होगा अपने सर्वेंट के किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्ट के लिए कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर। और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे जज करेंगे? हम उस पर्टिकुलर केस के कंटेक्स्ट में बात करते हुए जज करेंगे। ठीक, तीसरा जो प्रिंसिपल बोल रहा है कि बोथ मास्टर एंड थर्ड पार्टी मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन दिस रिगार्ड। और जो मास्टर है और जो थर्ड पार्टी है, दोनों को ही क्या करना पड़ेगा? मास्टर और थर्ड पार्टी दोनों को ही क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये जो हमारा पिछले क्वेश्चन का प्रिंसिपल था ना, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा इन्होंने एक चीज ऐड कर दी कि भाई मास्टर को भी और थर्ड पार्टी को भी रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। किस रिगार्ड में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? उस पर्टिकुलर सर्वेंट के फ्रॉडुलेंट एक्ट के रिगार्ड में मास्टर और थर्ड पार्टी जिसके साथ भी रॉन्ग कमिट हो रहा है, फ्रॉडुलेंट एक्ट हो रहा है, नेग्लिजेंट एक्ट हो रहा है, जिस तरीके का भी कुछ भी गलती हो रही है, ठीक है, जिस तरीके की भी डैमेज वो सफर कर रहा है, इंजरीज वो सफर कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को और उस मास्टर को जिसका वो सर्वेंट है, ठीक है, दोनों को ही रीजनेबल केयर उसमें बरतनी पड़ेगी, रीजनेबल केयर की एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, प्रिंसिपल हमें ढंग से समझ में आया कि हमारा प्रिंसिपल हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक, बात क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फैक्ट्स हमसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो एक बार प्रिंसिपल फिर से बता दूं मैं आपको। प्रिंसिपल पहले क्या कह रहा है कि भाई फ्रॉडुलेंट एक्ट अगर कोई भी सर्वेंट करेगा तो उसके लिए कौन लायबल होगा? मास्टर लायबल होगा। दूसरा कह रहा है कि भाई जो हम फ्रॉडुलेंट एक्ट जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, कब करेगा वो फ्रॉडुलेंट एक्ट? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में करेगा। और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसको हम किस रिगार्ड में जज करेंगे? उसको हम कंटेक्स्ट ऑफ द केस में जज करेंगे। ठीक है, केस के अकॉर्डिंग देखेंगे, हर पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि वो सर्वेंट उस दौरान कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था या नहीं था। ठीक, और तीसरी चीज
कि भाई दोनों ही, जो थर्ड पार्टी जो इंजरीज सफर कर रही है और जो मास्टर जिसका सर्वेंट इंजरीज उसे पहुंचा रहा है, दोनों को ही उस रिगार्ड में क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, रीजनेबल केयर रखनी पड़ेगी, ठीक, सचेत रहना पड़ेगा। चलिए फैक्ट्स। रामाभाई वॉज एन अनएजुकेटेड, ओके, तो देखिए ये रामाभाई नहीं, ये रामाबाई होना चाहिए। ठीक है, रमाबाई वॉज एन अनएजुकेटेड विडो एंड शी ओपनड अ एसबी अकाउंट विद सिंडिकेट बैंक विद द हेल्प ऑफ हर नेफ्यू बाय नेम केशव शो वॉज एट दैट who was at that time working as a clerk in the bank। ठीक, रमाबाई ने क्या किया, रमाबाई ने सिंडिकेट बैंक में एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोला। ठीक, एसबी अकाउंट का मतलब क्या होता है, एसबी बैंक अकाउंट का मतलब होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट। ठीक, सेविंग्स बैंक अकाउंट खोला उन्होंने, ठीक है, अपने नेफ्यू माने कि भांजा, ठीक, नेफ्यू की मदद से, ठीक है, अपने भाई के लड़के की मदद से, जिसका नाम क्या था, केशव नाम था। ठीक, वो क्या कर रहा था, वो उस टाइम पे उस बैंक में क्लर्क था। क्या था, क्लर्क था। ठीक, केशव यूज्ड टू डिपॉजिट द मनी ऑफ रमाबाई। ठीक है, केशव क्या करता था, रमाबाई की मनी को डिपॉजिट करता था फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड गेट द एंट्रीज डन इन दी पासबुक, और पासबुक में एंट्रीज कराता था। तो केशव टाइम टू टाइम अपनी बुआजी, जो उसकी बुआजी थी, ठीक है, रमाबाई, उनकी क्या क्या करता था, उनके पैसों को ले जा करके बैंक अकाउंट में जमा करता था और पासबुक में उनकी एंट्रीज कराता था। ठीक है, तो व्हाट केशव वाज डूइंग इज दैट ही यूज्ड टू डिपॉजिट दी money of her aunt in her saving bank's account or and get the entries done in the passbook। ठीक है, that was the work he used to do। ठीक है, आफ्टर अ ईयर और सो, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी तक हमारे फैक्ट में कहीं भी हमसे ये नहीं बोला गया है कि जो केशव काम कर रहा था वो बैंक ने उसे करने के लिए ऑथराइज किया था। ठीक है, समझ गए ना बात। ठीक, ऐसे ही हम देखेंगे कि वो इंसान कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था या नहीं था। ठीक है ना, ऐसे ही पर्टिकुलर केस से जज किया जाता है कि वो इंसान कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था या नहीं था। क्लियर, ठीक है, चीजें क्रिस्टल क्लियर रखिए, क्लियर भी नहीं, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए बात क्या चल रही है। ठीक, तो यहां तक बात क्लियर है। तो होता क्या है कि देखिए, ठीक, ये बात समझ गए ना हम कि अभी तक हमारे, अभी देखिए अभी हमने पूरे फैक्ट्स पढ़े नहीं, तो अभी यहां तक ये पासबुक वाली बात तक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई केशव पैसे जमा करता था, वो क्लर्क था, पैसे जमा करता था और पासबुक में एंट्री कराता था, लेकिन कहीं पे भी बैंक ने उसे ये काम करने के लिए ऑथराइज नहीं किया है। चलिए, आफ्टर अ ईयर और सो केशव वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस बाय द बैंक। क्या हुआ, एक साल बाद, एक साल कुछ टाइम बाद केशव को बैंक ने अपनी सर्विसेज से डिसमिस कर दिया, केशव को बैंक ने निकाल दिया। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई हमें। तो जब एक साल के बाद केशव को बैंक ने डिसमिस कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि रमाबाई को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो रमाबाई को जब इसके बारे में कुछ पता नहीं था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंटिन्यू किया अपनी सेविंग्स किसको देना, केशव को देना। ठीक है, और केशव उनसे उनकी सेविंग्स लेता रहा और क्या करता रहा, उस सेविंग्स को मिस अप्रोप्रिएट करता रहा। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई रमाबाई का नेफ्यू था केशव, केशव उनसे पैसे लेता था और जमा करता था सिंडिकेट बैंक के सेविंग्स बैंक अकाउंट में। ठीक, वो वहां पे क्लर्क का काम करता था। यहां तक बात हमें क्लियर है। चलिए, बिल्कुल क्लियर है। तो क्या हुआ कि भाई केशव को एक साल के बाद क्या हुआ, बैंक ने डिसमिस कर दिया अपनी सर्विसेज से। उसके बाद भी केशव उनसे पैसे लेता रहा, उनकी सेविंग्स, और वो बैंक में जमा करने के बजाय उसने क्या किया, उन पैसों को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। ठीक है, Ramabai realized this only when Keshav disappeared from the scene one day and she sought compensation from the bank। और रमाबाई ने इस चीज को कब, रमाबाई ने इस चीज को कब रियलाइज किया, रमाबाई ने इस चीज को तब रियलाइज किया कि जब केशव एक दिन इस पूरे सीन से डिसअपियर हो गया। ठीक है, केशव भाग गया कहीं, और जब वो पूरे सीन से डिसअपियर हो गया तो रमाबाई ने क्या किया, रमाबाई ने कंपनसेशन मांगा। किससे मांगा कंपनसेशन, बैंक से मांगा। चलिए, तो पॉसिबल डिसीजन कितने हैं, 3 हैं। सिंडिकेट बैंक शेल बी लाइबल टू कंपनसेट रमाबाई। ठीक है, सिंडिकेट बैंक शेल नॉट बी लाइबल टू कंपनसेट रमाबाई, एंड सी रमाबाई कैन नॉट ब्लेम अदर्स फॉर हर नेग्लिजेंस। 3 है हमारे पास। ठीक है, अब जब हम देखते हैं
पॉसिबल रीजंस है और हमारे पास 4 हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी बी, जब हम बात कर रहे थे कि भाई हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास ए बी, ठीक, ए बी सी बी 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, बात को समझ गए हम कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी बी। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर हम जाते हैं तो अभी हमारे पास ये है कि भाई डी तो वहां पे ऑप्शन है ही नहीं, तो ए सी और बी। ठीक है, 3 ऑप्शन है, तो अब 3 ऑप्शन में से पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर पीछे वाले में हम चूज कर रहे हैं। तो सिंडिकेट बैंक शेल बी लाइबल टू कंपनसेट रमा भाई, सिंडिकेट बैंक शेल नॉट बी लाइबल टू कंपनसेट रमा भाई। तो यहां से हमारा कौन सा सही आंसर होगा? हमारा आंसर सही होगा बी, सिंडिकेट बैंक शेल नॉट बी लाइबल टू कंपनसेट रमा भाई। ठीक, ये चीज हम समझ गए कि भाई सिंडिकेट बैंक कैसी है, नॉट लाइबल है। ठीक, अब वो जब वो नॉट लाइबल है तो हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया? हमने ऑप्शन चूज किया बी। तो 2 ऑप्शंस हमारा पहले का आंसर बी बता रहा है। ठीक है, जो पॉसिबल डिसीजन है वो बी हमारे 2 ऑप्शंस में आ रहा है। कौन से में? एक डी में आ रहा है और दूसरा सी में आ रहा है। ठीक, अब जब डी और सी में आ रहा है तो हम पहला और दूसरा, ठीक है, इनके साथ कौन कौन से पॉसिबल रीजंस जा रहे हैं? 1 और 2। तो अब हमें देखना है कि 1 और 2 में से रीजन कौन सा पॉसिबल है। तो जब 1 और 2 हमारे पास रीजन बचते हैं तो 3 और 4 जो रीजन है वो अपने आप कट हो जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं है। थर्ड रीजन क्या बोल रहा था वैसे देख लेते हैं। इट इज द बैंक्स ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द वल्नरेबल कस्टमर। और चौथा बोल रहा है रमा भाई शुड नॉट हैव चेक्ड अबाउट केशव इन हर ओन इंटरेस्ट। रमा बाई शुड हैव चेक्ड अबाउट केशव इन हर ओन इंटरेस्ट। चलिए, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कि भाई रमा बाई को खुद को अपने इंटरेस्ट के लिए जाकर के चेक करना चाहिए था कि केशव क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या फिर जो बैंक है उसकी ड्यूटी है कि वो अपने वल्नरेबल कस्टमर्स का ध्यान रखे। चलिए, ये 2 चीजें हमारी एलिमिनेट हो गई। अब बचता है हमारे पास 1 और 2। ठीक है, केशव वॉज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक व्हेन द फ्रॉड वॉज कमिटेड, पहली चीज। और दूसरी चीज, द बैंक वॉज नॉट अवेयर ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट बिटवीन रमा बाई एंड केशव। ठीक, ये चीज हम समझ गए। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा आंसर पहले वाले में बी कैसे आया और जब हम बी में से 1 और 2 में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए क्या हुआ। एक बैंक थी जिसका नाम था, क्या नाम था? सिंडिकेट बैंक। बैंक का क्या नाम था? सिंडिकेट बैंक। क्लियर है बात? सिंडिकेट बैंक का एक एम्प्लॉय था, उसका नाम क्या था? केशव। ठीक है, और रमाबाई उसकी, केशव और रमाबाई उसकी क्या थी? रमाबाई उसकी आंट थी। ठीक, वो उनसे मनी कलेक्ट करता था और क्या करता था? उनके अकाउंट में डिपॉजिट करता था। ठीक, ये बात थी। अब देखिए, सिंडिकेट बैंक जो है, केशव उनका क्या था? केशव उनका क्या था बताइए? एम्प्लॉय था। क्लियर है बात? केशव उनका क्या था? एम्प्लॉय था। तो सिंडिकेट बैंक अपने एम्प्लॉय के लिए कब लायबल होती? और केशव ने क्या कमिट किया? कमिटेड अ फ्रॉडुलेंट एक्ट। केशव ने क्या कमिट किया? एक फ्रॉडुलेंट एक्ट कमिट किया। क्लियर है बात? तो ये उनकी एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय केशव था। केशव ने क्या किया? एक फ्रॉडुलेंट एक्ट कमिट किया। ठीक है, अब हम हमारे जब पहला प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वो बोल रहा है मास्टर शेल बी लायबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट कमिटेड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो केशव क्या था? सर्वेंट था, एम्प्लॉय था। सिंडिकेट बैंक क्या थी? मास्टर थी। ठीक है, मास्टर थी, और ये क्या था? सर्वेंट था। क्लियर बात यहां तक? इसने एक फ्रॉडुलेंट एक्ट कमिट किया, तो इसके लिए लायबल कौन होगा? मास्टर होगा। ठीक है, कौन लायबल होगा? मास्टर होगा। मतलब कि सिंडिकेट बैंक लायबल होगी। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रॉडुलेंट एक्ट है ये कब होना चाहिए?
इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो ये हमारा पूरा केस रहा कि मास्टर कौन था, सिंडिकेट बैंक, सर्वेंट कौन था, केशव। ठीक है, केशव ने एक फ्रॉडुलेंट एक्ट कमिट किया। ठीक है, क्या किया उसने फ्रॉडुलेंट एक्ट की, वो रमाबाई से अपनी मनी कलेक्ट करता था और डिपॉजिट करता था, लेकिन 1 साल के बाद उसने डिपॉजिट करना बंद किया और उसने वो मनी मिस अप्रोप्रिएट कर दी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्या एम्प्लॉयर जो है, मास्टर जो है सिंडिकेट बैंक, वो लायबल होगा कि नहीं होगा इसके फ्रॉडुलेंट एक्ट के लिए। ठीक है ना, ये बात भी हम समझ गए कि भाई लायबल कौन होगा, मास्टर होगा। तो अब बेसिकली कैच यहाँ पे क्या है कि हमें ये देखना है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे केशव उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था कि नहीं था। ठीक, ये यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए बेसिकली जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है, वो सारे एक्ट होते हैं जो ऑथराइज किए जाते हैं मास्टर के द्वारा। ठीक है, तो क्या बैंक ने केशव को इस बात के लिए ऑथराइज किया था कि तुम घर घर जाके मनी कलेक्ट करो? किया था क्या? नहीं किया था। ठीक, बात समझ में आ गई? किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। ठीक है, तो क्योंकि उन्हें ऑथोराइज नहीं किया था मनी कलेक्ट करने के लिए, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे केशव अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था। चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो क्योंकि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया कि सिंडिकेट बैंक शैल नॉट बी लायबल टू कंपनसेट रमाबाई। ठीक है, इस बात को हम समझ गए कि भाई वो क्यों लायबल नहीं है। अब हमें यहां से रीजन देखना है अपना। ठीक है, रीजन हमारे पास 1 और 2 दो हैं। तो केशव वॉज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक व्हेन द फ्रॉड वॉज कमिटेड, पहली चीज। दूसरी चीज, द बैंक वॉज नॉट अवेयर ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट बिटवीन रमाबाई एंड केशव। ठीक है, तो हमारा इसका सेकंड जो, ठीक है, सेकंड जो हमारा रीजन है वो इसके साथ जाएगा। अब पहला क्यों नहीं जाएगा मैं ये बता दूं आपको। अगर वो उस टाइम पे बैंक का सर्वेंट होता भी तो भी बैंक लायबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोगों के घर से पैसा कलेक्ट करना और उनके अकाउंट में ले जाके डिपॉजिट करना वाज नॉट द वर्क ऑफ केशव। ठीक, ऐसा हमारे कहीं फैक्ट में लिखा ही नहीं है कि केशव को इस वर्क के लिए हायर किया गया था। अगर ये चीज किस तरीके से लिखी होती, ये चीज एक्सप्रेसली हमारे फैक्ट में लिखी होती तो बात अलग होती। समझ गए? क्लियर है बात? ठीक है, तो ये बात यहां तक आती है। ठीक है, तो केशव वॉज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक व्हेन द फ्रॉड वॉज कमिटेड नहीं होगा। बात ये होगी कि भाई द बैंक वॉज नॉट अवेयर ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट बिटवीन रमाबाई एंड केशव। रमाबाई और केशव के बीच के जो स्पेशल अरेंजमेंट थे उसके बारे में बैंक को कुछ पता ही नहीं था, और क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता था इसलिए वो लायबल नहीं होंगे। ठीक है ना, और उन्हें पता भी होता तो भी उनको क्या लेना देना था कि भाई एक लड़का अपनी आंटी के पैसे जमा कर रहा है। ठीक है, हमने तो उसे ऑथराइज नहीं किया है। अगर वो किसी दिन पैसे लेके भाग भी जाता है तो भी उसके लिए बैंक लायबल नहीं होगा। बात समझ गए आप? ठीक है, तो वो उनका एम्प्लॉय हो या ना हो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और मास्टर सिर्फ तब और तब लायबल होगा जब वो सर्वेंट उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट कमिट करेगा। चलिए, क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके 2 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, फैक्ट्स दिए हुए हैं, फिर 3 पॉसिबल रीजन पूछे हैं आपसे, और उसके बाद पॉसिबल डिसीजन और पॉसिबल रीजन आपके दिए हुए हैं 3-3, 4-4। उनमें से आपको एक की जोड़ी बना के बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना आपको कि कैसे हमने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को निकाला, कैसे हमने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझा, किस तरीके से हमने ये डिसाइड किया कि उस टाइम पे वो पर्टिकुलर सर्वेंट अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था या नहीं था, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, उसे कैसे डिसाइड किया जाता है कि हाँ भाई ये इंसान का कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये नहीं है। ठीक है, और जब तक आपके फैक्ट में एक्सप्रेसली कहीं, देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत बार आते हैं, ये क्वेश्चन हर बार क्लैट में एक ना एक बार क्लैट में तो अभी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जो दूसरे लॉ एग्जाम्स है ना उनमें अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, ये जो ये पैसे कलेक्ट करके जमा करने वाला क्वेश्चन है ना, ये मतलब ट्रेडमार्क क्वेश्चन है लीगल जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसका। ठीक है, और उस मतलब कोई भी एग्जाम हो उसमें ये इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा ही, बस फैक्ट चेंज हो जाएंगे। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि जब तक के भी
एक्सप्रेसली आपके फैक्ट में ना लिखा हो कि उस इंसान को बोला गया था, ठीक है, बैंक के द्वारा कि आप जाइए लोगों के घर से पैसा कलेक्ट करिए और लाइए, तब तक आप ये नहीं मानेंगे कि वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, ठीक। और अगर कभी एक्सप्रेसली ये चीज लिखी हुई है कि हाँ भाई बैंक ने उसे अलाउ किया था कि यस यू गो कलेक्ट द मनी एंड देन डिपॉजिट इट इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर्स, तब हम ये मानेंगे कि जी हाँ बिल्कुल वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम कर रहा था, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं आगे कि भाई क्या हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर, इसमें तो 15 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक।